गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो कंसेप्ट है हमारे वो हम क्लियर करेंगे। पूरे टॉपिक में हम ब्रीफली पढ़ेंगे और डेप्थ से पढ़ेंगे। और आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम इतिहास शुरू करते हैं और हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बाइलिंगुअल क्लास है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल होंगे। यानी मैं हर टॉपिक पॉइंट को हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको क्लास की लिंक के नीचे होगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और कहना चाहता हूँ हिंदी माध्यम के जो हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, उनसे निवेदन है कि आपकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के साथ ट्रांसलेट करके मिल जाएगी। लेकिन पढ़ाने के समय काफ़ी सारी चीज़ें टीचर खुद बोल देता है जो आपको कॉपी पे लिखनी पड़ेंगी। यदि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी पेन अपने पास रखिए, क्योंकि जो चीज़ें पूरी स्लाइड में नहीं मिलेंगी आपको, वो मैं आपको लिखनी पड़ेंगी। इस पूरे क्लास का पढ़ने का कारण क्या है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो उसके पीछे है कि आपके अंदर इतिहास के बारे में जो जानकारी डेप्थ से क्या पता है आपको, और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये रही हिंदी वालों के लिए बात। लेट्स टॉक अबाउट दोज हु आर इन taking my live classes. Please, I just want to say one thing, that this topic is very, very much important in terms of when we talk about the history. When you start history, you must have a good depth and knowledge, and you can relate things with other. And the most important thing when I mostly teach with the analytical approach. What analytical approach means is to having a clarity of the things, having a clarity of the ideas, so that you can relate with the current affairs also. So this is the reason that I have taken this particular topic, because this is very much important in terms of a modern Indian history. So let's begin this topic with the topic name is when where. This is the class 8 NCRT chapter number first, but I have taken this topic from some of other books also, like IGNO material plus NCRT, plus we have some standard books. So this is not only a NCRT, but I have added some more information with my own knowledge and with my own experience and some other books also. हिंदी माध्यम के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इस जो ये कक्षा जो आपकी ये क्लास चल रही है, इसमें जो मैंने चीज़ें आपको आपके सामने दिख रही होंगी, ये मैंने काफ़ी अलग-अलग किताबों से ली हुई हैं। इन किताबों में आपकी एनसीईआरटी भी है, इग्नू का मटेरियल भी, और बाकी की भी किताबों से है। सो आपसे निवेदन है कि कृपया करके इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, और प्लस अपनी कॉपी पे मुझे अपने आंसर और जो आप लिखेंगे वो भेज दीजिएगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया आप दिए गए नंबर्स यानी 7006208719 पे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यदि अगर आप आंसर लिखते हैं और आपने जो नोट्स बनाएंगे, प्लीज ये वहां पे भेजिएगा। कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको टीचर से बात करने का मौका नहीं मिलता है आजकल, क्योंकि शायद क्लासेस लेट मिलती है। तो आप कृपया करके इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहां पे आपको ऐड कर दूंगा। एक ग्रुप आपके लिए बनाऊंगा, पर्टिकुलर ग्रुप अलग सा बनाऊंगा आंसर राइटिंग, जहाँ पे मैं करवाता भी रहता हूँ। हाँ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। हिंदी वालों के लिए भी समझना इजी हो जाएगा। प्लीज लैंग्वेज की प्रॉब्लम मत रखिएगा, ये नहीं है, ये समझ में नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं अभी। आगे जाके आपकी क्लासेस और आगे बढ़ेंगी तो उस समय भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप चीजों को कैसे समझते हैं। तो आपको याद होगा कि मैं 1817 की बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। यदि अगर आप 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ लिखी है जो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 1817, ये डेट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है, और इस बंदे का नाम जेम्स मिल है। इसको भी आप नहीं बोलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है। यानी आप जब लिखेंगे तो आप जेम्स मिल लिखेंगे 1817 में। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, यानी एक इकोनॉमिक के बारे में जानकारी रखने वाला। पॉलिटिकली फिलोसफर भी है, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है ये राजनीति के बारे में। बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है ये आर्थिक स्थिति के बारे में। ऑल्सो 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए बुक। उसने एक किताब लिखी है
इस किताब का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसने 3 वॉल्यूम वर्क लिखा है और क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्लीज इस बुक का नाम आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ये होते हैं वो 2 मार्क्स जो प्री में पूछते हैं और हमें लगता है कि बड़ी-बड़ी किताबों से ये मैं 2 मार्क्स निकाल लूँगा। बिल्कुल गलत है। ये वो चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को आज पढ़ाता हूँ ऑप्शनल में या फाउंडेशन में या किसी भी क्लास में। मैं उनको आज ये चीज़ें बताता हूँ तो उनको दुःख होता है कि काश हमने उस समय वो क्लास अच्छे से ली होगी। अब देखिएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में 2 मार्क्स हो गए। एक तो पूछेगा कि जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे, वो कहाँ के थे? स्कॉटिश थे, यानी कि ब्रिटिश के नहीं थे लेकिन ब्रिटिश के साथ जुड़े हुए थे, फिर यहाँ पे इंडिया में आए और उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी भारतीय इतिहास। 3 वॉल्यूम की किताब ये है, यानी कि 3 तरीके से 3 भागों में ये किताब बटी हुई है और उसने इस किताब में जो सबसे बुरी चीज़ की इंडिया के लिए और अच्छी चीज़ अपने लिए की, उसने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया। हिंदुस्तान ही डिवाइडेड इंडियन इतिहास के हिंदुस्तान के इतिहास को 3 अलग-अलग भागों में बाँट दिया। हिंदी में आप ऐसे ही लिखेंगे, एक को कहा उसने हिंदू, एक को कहा उसने मुस्लिम और तीसरे भाग को कहा ब्रिटिश, यानी कि 3 हिस्सों में बाँटना इतिहास को गलत था। लेकिन अब सवाल इसी पे कभी बहुत बार यूपीएससी पूछा भी है, क्या उसने सही किया या गलत किया? वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी आपको ये समझना है, यहाँ पे 2 मार्क्स आपके छुपे हैं। बेटा आप आज जब से पढ़ोगे, आज नॉलेज हासिल करोगे, कल ये फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 3 हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया? पीरियडाइजेशन। और इसने इसको नाम रख दिया गया पीरियड। पीरियड अगर हिंदी में आप कह देंगे तो आपको एक समय जो इसने समय दिया, एक समय कहा कि हिंदुस्तान की इतिहास जो था वो हिंदू था, दूसरे समय में कहा कि हिंदुस्तान जो भाग बीच में भाग में था वो मुस्लिम था और तीसरा जो हिंदुस्तान है वो ब्रिटिश वाला हिंदुस्तान है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के तौर पे, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री हिंदू को, मुस्लिम में हम मिडाइवल पार्ट देते हैं और जो मॉडर्न पीरियड है वो ब्रिटिश को कहा जाता है। इसके पीछे जेम्स मिल का है। आई होप ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने कवर की होगी और इसका आप बनाएंगे आप जब अपने खुद के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो अपने आंसर खुद लिखें, अपने नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएं। यहाँ में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको मैं रेड जोन में तभी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बात क्लियर होती है और फिर आगे चलते हैं, वो क्या कहता है इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे वो क्यों क्यों ऐसा करना चाहता था? क्या उसको मजा आ रहा था ये करने में कि हमारी खुद की चीजें बाहर अंग्रेज था, भारत में आके भारत के ही लोगों को बांटने की कोशिश कर रही थी। जरा देख लें क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसके मुताबिक नाउ वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री, यानी उसने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। पीरियड, कैप्चर, टेक्स्ट, टाइम, सेंटर, फीचर ऑफ हिस्ट्री अपीयर टू अस। आज भी जब हम इतिहास को देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें आज भी जेम्स मिल की परछाई उसमें दिखती है, क्योंकि आज भी जब भी किसी बच्चे से पूछा जाता है तो हम भी वही कहता है, सर मुझे एंशिएंट पढ़ना है, मुझे मेडाइवल पार्ट पढ़ना है और मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि यूपीएससी में भी ऐसा ही है। सो कहते हैं कि मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो जेम्स मिल ने की, अगर हम उसको छोड़ दें, बाकी हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को सीधा एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड कर दिया, जबकि उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश बनाया। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था वो भी बता देता हूँ। वो कहता है कि हिंदू जो है ना वो बहुत पुराने लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये बेकार से लोग हैं, वही किताबें पढ़ते हैं, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा, यजुर्वेदा। मुसलमानों का ये बोलता है कि ये कुरान पढ़ते हैं और प्लस उसके बाद कुछ ही इस्लामिक धार्मिक चीजें पढ़ के इनकी भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं ब्रिटिश हूँ, यानी ब्रिटिश जो लोग हैं इनके पास मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है, इसीलिए इसकी पीरियडाइजेशन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री अलग तरीके से। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया जाए तो ये सही है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि एंशिएंट एक पार्ट होता है, मिडाइवल एक पार्ट होता है और मॉडर्न एक पार्ट होता है, यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके बाद मिडाइवल पार्ट एक पार्ट और उसके बाद आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जिसको आप लोग जो है एक और वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो इसमें है, विश्व इतिहास। और ये हमारा इस तरीके से डिवाइड कर देता है। यानी आप अगर देखेंगे ये पार्ट, तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे पूछे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट रेड जोन में रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा छोटे छोटे नोट्स बनाने की, ताकि आपको कल एग्जाम में बहुत इजीली याद रहे।
वन मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन। ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे तो छोड़ दें, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिंदुस्तान की इतिहास की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें जो चीज मिली वो मिली ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटेन के, यानी कि जब भारत गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में था, तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाए। आज जब हम उनको खंगालते हैं और उन्हें देखते हैं, तो काफी सारी चीजें उनके बारे में पता चलती है कि किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की आर्थिक स्थिति, किस तरीके से वो यहाँ के स्कूल, किस तरीके के कॉलेज, किस तरीके की जो अपनी चीजें वो यहाँ चलाते थे, आज हमें उन्हीं के ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलती है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपको कल पूछा जाएगा, जैसे आप जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता में जब हमें पता चलता है, हमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं देखी है, यानी सिंधु घाटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वहां से मिले हुए आकार, वहां से मिली हुई चीजों से हम पता कर सकते हैं कि वहां लोग इस तरीके से रहा करते थे। इसी तरीके से यदि अगर आपको कोई पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ब्रिटिश लोग किस तरीके से यहाँ पे रूल करते थे, कैसे थे, तो आप कहेंगे उसको कि हमारे पास उनका प्रॉपर्ली एक पूरा रिकॉर्ड है, जिसको ऑफिशियली रिकॉर्ड कहा गया है। वो रिपोर्ट अभी तक हमारे पास है। ब्रिटिश का के मुताबिक वो बहुत ज्यादा राइटिंग करते थे, लिखते बहुत ज्यादा थे, और वो लिखने के आदि आज भी अगर आप देखेंगे अंग्रेज जो होते हैं, वो काफी सारी चीजों को लिखते रहते हैं, और वही लिखावट जो है उनकी वो हमें प्राप्त हुई, और उसी के थ्रू हमने पता किया कि उनकी पॉलिसीज क्या थी, वो एग्रीमेंट क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते थे, वो सब कुछ लिखते था। उसके बाद ये पॉइंट में सिर्फ मैं जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये कहता है कि मिडिवल पार्ट जो है 19th सेंचुरी का, आप देखेंगे प्रिंट आ चुकी थी। अब प्रिंट लाने वाले बंदे का क्या नाम था, तो उसका नाम था ग्यूटनबर्ग। ये नाम लिख ले आपकी किताब में। यदि अगर आप इसके बारे में भी संक्षेप में पढ़ना है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आप जो है प्रिंट इन कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वहां पे लिखा हुआ है कि ग्यूटनबर्ग पहले बंदे हैं जिन्होंने प्रिंट बनाई, और प्रिंट इन्होंने जो है जर्मनी में बनाई, और उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाल ले लोग लेके आए। तो प्रिंट जब फैला, मल्टीपल कॉपीज उसके, दीज रिकॉर्ड जो है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, यानी कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो फैल गया, और बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा कि ये किस तरीके से रहते थे, कैसे करते थे। कहीं ना कहीं आज भी मुझे ये लगता है कि अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को उठा के देखेंगे, तो काफी सारी चीजें हमें आज भी अंग्रेजों की ही हैं। अभी अभी आपने सुना होगा जो एपिडेमिक एक्ट है। देखिए बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा, आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं वो जरा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि एपिडेमिक एक्ट एक्ट 1897 आपने लिखा, अभी अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में है। ये कहाँ से पता चला हमें? ये पता चला कि जब वो लोग यहाँ पे रूल करते थे, उनके कुछ कानून आज भी हमें पता है। याद करें आप 1858 का एक्ट, ये भी अभी भी हमारे पास है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्ट देखे गए वो 1935 का एक्ट, वो भी आज तक हमारे संविधान में लिखा हुआ है। सो इससे ये पता चलता है कि उनकी काफी सारी चीजें हम लोगों ने अपनाई, और आज भी वो हमारे साथ यूज की जा रही हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर्वे उनका, ये एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। अब यहाँ पे एक इसको ए बना दीजिए, और ये दूसरा कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरी जो चीज हमें अंग्रेजों ने दी, वो थी सर्वे। ये देखिए, अब देखिए, जैसे मैं प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं कहता हूँ कि हमें हड्डियां मिली, हमें आकार मिले, हमें सोने का कुछ मिला, तांबा मिला, ठीक है, कॉटन मिला। लेकिन अगर आज से कोई पूछता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो इतिहास आपने हमें बताया, या इतिहास के बारे में हमें पता चला, कौन कौन सी चीजें आपके पास है, तो आप उसको बोलेंगे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे पास है, दूसरा सर्वे। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में अंग्रेजों ने जो है वो क्या किया, सर्वे किया है। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान में सर्वे जो लाया, वो भी हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लाया। सर्वे ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ये चले जाते थे। उसके बाद क्या, सर्वे के बारे में थोड़ी सी बात, जैसे देखिएगा बंगाल, आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो रूल किया है अंग्रेजों ने भारत पे, वो बंगाल घाटी पे किया है। बंगाल में सबसे ज्यादा रूल किया है। अब बंगाल पे क्यों रूल किया, तो आप लोगों को पता नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सुहेल सर, इसलिए बंगाल पे रूल किया क्योंकि वहां मिट्टी बहुत अच्छी थी, वहां पे नदियां बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां पे किया। सही कह रहे हैं आप। और बंगाल में इसीलिए सबसे पहले रूल हुआ रॉबर्ट क्लाइव का भी। लेकिन किसने बताया कि बंगाल की जमीन अच्छी है?
आप कहेंगे सर्वे करके, सर्वे निरीक्षण जिसे बोला जाता है। निरीक्षण आज भी किया जाता है, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी हमें कुछ बनाना है, पहले निरीक्षण करेंगे, प्रॉपर देखेंगे क्या यहाँ से वो मिट्टी निकलेगी, उपजाऊ है या नहीं है, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। ये चीजें हमने खुद नहीं की है, ये हमने अंग्रेजों से सीखी, और कराने के पीछे सबसे बड़ा रोल जो था वो आपके जेम्स मिल का था। सर्वे से पता किया कि किस किस जगह पे हम हिंदुस्तान के ऊपर रूल करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने उन जगह पे रूल किया जो जगह इनको फायदेमंद लगी। बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आपको पता है हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, पहले मैसूर, फिर उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद मराठास, मराठा का काफी सारा एरिया उन्होंने ले लिया था, और उसके बाद आपका जो है पंजाब। तो ये उन्हीं एरियाज पे जाते थे जहाँ निरीक्षण अच्छे से होता था, जहाँ पे इनको फायदा होता था। तो इस तरीके से जेम्स मिल ने सर्वे करके लोगों को अंग्रेजों को बताया कि कैसे हम हिंदुस्तान को लूट सकते हैं। आगे इसको मैं दो जो ये पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी यूपीएससी इनके बारे में पूछता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ने के टाइम ये चीजें मिस कर देते हैं। तीसरी चीज मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे आ जाएं, मैं ये फिर से रेड जोन में डाल रहा हूँ, ये भी रेड जोन है, ये भी रेड जोन है। रेड जोन का मतलब होता है जो अहम तरीन चीजें हैं, बाकी अगर भूल भी जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिकॉर्ड हमें क्या क्या सिखाते हैं, जो ये रिकॉर्ड मिले, ऑफिशियल रिकॉर्ड या सर्वे, इन रिकॉर्डों से यानी इन चीजों से, इन जो हमें ये सारी चीजें मिली, इनसे ऑफिशियली थॉट कि हम लोगों को ये पता चला कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ दे विश टू प्रिजर्व प्रॉस्पेरिटीज, क्या करना चाहते थे वो, क्या हम लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शंस। इससे हमें ये पता चला कि आखिर वो इधर आए क्यों थे। तभी कहा जाता है टॉपिक का नाम है हाउ, व्हेन, इन, वेयर। सो इसका मतलब है कि असल में टॉपिक का नाम इसलिए रखा है क्यों, कब, कहाँ, किधर, यानी क्योंकि इन लोगों के इन रिकॉर्डों से पता चला कि असल में हिंदुस्तान में वो करने क्या आए थे। उसके बाद मैं अगला एक रेड जोन डाल रहा हूं, प्लीज जो जो मैं रेड जोन में डाल रहा हूं वो जरा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है ये पूरा एरिया जो है ये रेड जोन रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये मैं पढ़ाता भी हूँ क्लास में। कहता है कि प्रिंट जो है ना, प्रिंटिंग, ये आपका सी बन गया, अब बनेगा सी। ये है ए, और ए ऊपर आपने देख लिया, ए में मैंने आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे, बी में आप सर्वे रखा, सी में मैंने प्रिंट रखा। कहते हैं कि प्रिंट जो है, इसने बहुत अच्छी चीज जो थी वो थी न्यूज़पेपर। अब देखिएगा, आज भी अगर आप देखिएगा, आप लोगों से भी कहा जाता है न्यूज़पेपर पढ़ा करें अखबार। सो अखबार तीसरी वो चीज थी जिसमें हमें पता चला कि ये डिबेट, पब्लिक लीडर कौन से थे, रिफॉर्मर, इन्होंने क्या क्या आइडियाज दे, उस समय पॉइट क्या लिखते थे, नॉवेलिस्ट क्या रोट एक्सप्रेस द फीलिंग, ताकि उस समय फीलिंग। आपको पता होगा हिंदुस्तान में काफी सारे न्यूज़पेपर लिखे जाते थे जिनमें ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान को किस तरीके से बचाया जा सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वो तीन चीजें थी जिनसे हमें पता चलता है कि आखिर अंग्रेज यहाँ करने क्या आए थे। सो याद रखिएगा कि खाली इस अखबार का इस्तेमाल अंग्रेजों ने नहीं किया, इसका इस्तेमाल हिंदुस्तानियों ने भी किया। आपको याद होगा गांधी जी ने भी यूज किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है, लाला लाजपत राय ने किया, क्योंकि वो भी पॉइंट्स वगैरह बहुत ज्यादा लिखते थे, तो उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन आपसे सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों की बनाई हुई पॉलिसियां और जो उन्होंने यहाँ पे किया उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। सर, पहली चीज जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलते हैं, दूसरी चीज हमें सर्वे से पता चलती है, और तीसरी चीज हमें प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर से थ्रू पे पता चलती है। तो ये तीन आपके लिए रेड जोन है, आप प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको, इतिहास क्या है, तो ये एक डेफिनेशन के तौर पे मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। अब डेफिनेशन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो जब आप हमसे राइटिंग करेंगे। हिस्ट्री का मतलब है तब्दीली, हिस्ट्री का मतलब है चेंज। इन हिस्ट्री इट इज कॉल्ड चेंज। हिस्ट्री बदलती है, इतिहास जो है हमेशा, प्रकृति का भी अगर आप देखेंगे तो प्रकृति भी बदलती रहती है। सो आप जानते हैं कि हिस्ट्री इज अबाउट द चेंज दैट ओकर्स ओवर अ टाइम। कुछ पीरियड के जो चेंज आती है उसको हिस्ट्री, इतिहास, यानी आज का दिन कल के लिए मेरे लिए इतिहास हो जाएगा। जो मैंने आज किया वो कल मैं ऐसे कहूंगा कि कल मैंने इस समय क्लास ली, मतलब समय मतलब चेंज बदलता रहता है। और हिस्ट्री का मतलब खाली पास नॉलेज पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री का मतलब होता है, इतिहास का मतलब होता है नई नई पास्ट, नई नई चीजों को। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट। पुरानी चीजें कैसी थी, क्यों थी, कब थी, कैसे थी, ये वो सवाल है। मैं बार बार आपको, और
हाउ थिंग्स चेंज, और आखिर प्रेजेंट में क्या होगा। बहुत बार मैंने एक बच्चे को मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ हिस्ट्री जो है वो पास्ट के साथ डील, हिस्ट्री डील विद पास्ट, हिस्ट्री डील विद प्रेजेंट, हिस्ट्री डील विद द फ्यूचर आल्सो। हिस्ट्री हमारे पास्ट के बारे में भी बताती है, पीछे क्या हुआ, हिस्ट्री आज भी बताएगी कि आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस हो गया है। हम आने वाले दिनों में, मैंने एक आंसर राइटिंग भी लिखी, मैंने उसमें लिखा कि क्या इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, लेकिन पास्ट की नॉलेज लेके प्रेजेंट बता रहा हूँ, प्रेजेंट से फ्यूचर। सो इतिहास एक बहुत अलग सी चीज है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, वो पास्ट हो, वो प्रेजेंट हो, वो फ्यूचर हो। और हाँ, याद रखिएगा, यही वो एज सुन एज वी कंपेयर पास्ट विद द प्रेजेंट, हमेशा पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना। इसीलिए यूपीएससी बार बार एनालिटिकल अप्रोच करने के लिए आपको कहता है, क्या कहता है, अगर गांधी ना होता तो क्या होता। सवाल ऐसे ही बनते हैं। सो अगर गांधी ना होता तो क्या होता, ऐसे सवाल आए। सो आपको पास की चीजों को कंपेयर करना है प्रेजेंट। अब पास में क्या हुआ, कोरोना वायरस के पहले भी अगर आपको याद होगा, एक स्पेनिश फ्लू भी आया, रेंडर प्रेस भी आया, स्मॉल पॉक्स भी आया, चिकन पॉक्स भी आया, रेंडर प्रेस भी आया। ये बीमारियां पहले भी आई थी, क्या हमने उनसे सीखा था? नहीं। तो पास्ट हमेशा आपको प्रेजेंट के लिए सिखाता है और प्रेजेंट आपको फ्यूचर बनाता है। वी टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर, क्या होने वाला है, उसके बाद क्या। तो ये वाली जो जो पूरी लाइन है, इसको प्लीज आप, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, अगर ये बच्चा समझ जाए ना, तो वो इतिहास को इतिहास की तरह नहीं पढ़ेगा, वो इतिहास को करंट में पढ़ेगा, वो इतिहास को एनालिटिकल करे। हमारे यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, इतिहास का मतलब है राजा आया, उसने क्या खाया और सो गया। नो, मैं इंग्लिश वालों के लिए, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्रोच द हिस्ट्री, you must understand that the history is not only about the past, it is about the present and as well as the future. It deal with each and every part of our life. What is going today, it is present, but tomorrow it will become a past. So आपको इस तरीके से याद रखना है. If someone asks you, when people began to drink a tea or coffee, what will you answer? कब चाय आई, क्यों आई, कैसे आई, यही सवाल आज से आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में। यूपीएससी में भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कब हिंदुस्तान में आजादी आई, क्यों आई। इधर तो इन्होंने टी और कॉफी, अगर टी और कॉफी को मैं निकाल दूं, मैं मिटा देता हूं, चलो हमने टी और कॉफी नहीं पूछेंगे, तो यहाँ पे बोला जाएगा इंडिपेंडेंस, यहाँ पे बोला जाएगा स्वराज। तो आप बनता है, इफ समवन आस्क्स यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि कब बिगेन इंडिपेंडेंस, सवाल बन गया, यू विल फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको नहीं पता है आंसर का, because people do not begin drinking tea on one time fine day। मैं ये कहता हूं कि आजादी एक दिन तो नहीं आई, बहुत समय लगा, तो बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरीके से समझाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, ये तो ये चाय के बारे में बात कर रहा है कि चाय का टेस्ट जब आया तो अभी पता चला कि चाय क्या थी। यू कैन रेफर टू स्पेन ऑफ टाइम, कब हुआ आपको पूरा पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है खुद ही बोल रहे। सो वी हैव इनफ रीजन व्हाई वी आर एसोसिएट। हमारे, अगर आपसे कोई पूछता है आप इतिहास से जुड़े हो तो क्यों हो, आपके पास बहुत ज्यादा आंसर है इसके। मैं इतिहास से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि सर मैं 4 अप्रैल को पैदा हुआ, मेरे पापा इस दिन पैदा हुए, हम यहाँ पे रहते थे, यहाँ करते थे, मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैंने ऐसे किया, मैं आज यहाँ पे हूँ। सब इतिहास चल रहा है। तो इतिहास एक ऐसी चीज है, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज अकाउंट ऑफ बैटल। पहले क्या पढ़ाया जाता था, लड़ाइयाँ हुई, अकबर ने हुमायूं के साथ, हुमायूं ने जहांगीर, जहांगीर के बाद ये सब औरंगजेब ने, उससे लड़ाइयाँ, फिर बिग इवेंट्स। नो, आज वो नहीं पढ़ाया जाता। इट इज अबाउट रूल एंड देयर पॉलिसीज, कैसे रूल करते थे, कैसे किंग हुआ करते थे, शादियां कैसे करते थे, बैटल कैसे हुआ करते थे, इन सारी चीजों को पढ़ने को इतिहास कहते हैं। और कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट, वो डेट जिसका कोई इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। अब मैं कहता हूं कि 4 अप्रैल मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मैं पैदा हुआ। 6 मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 6 अप्रैल को मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 अप्रैल में कोई और पैदा हुआ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दुनिया में ऐसी कोई डेट ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1789 का
फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के लिए 1947 इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के लिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है किसी और देश के लिए, 13 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है किसी और देश के लिए। सो हर एक डेट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन देखना पड़ता है उस दिन हुआ क्या है, उसको इतिहास बोलते हैं। और अगर आपको याद होगा, हिस्टोरियंस रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो अंग्रेजी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने हर एक गवर्नर जो जनरल उस समय हुआ करते थे, वो लॉर्ड क्लिंटन हो, लॉर्ड कर्जन हो, या मैकेले हो, या कोई भी हो, उन्होंने उनको बड़ा चढ़ा के लिखा है कि यार ये बहुत ही, जैसे याद वॉन हेस्टिंग की बात करेंगे, ही एंडेड विद द लॉस वाइज ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको दिखेगा कि इन्होंने हर एक हिस्टोरियन, ये मैंने ये वाला एरिया आपके लिए रेड जोन का मैंने कर दिया, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कौन वाइज रहे, कब आया, कब क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, बहुत सारे। तो आपको कल को ये पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा भी। तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री हमें क्या पढ़नी है। ये पूरा टॉपिक आपको ये बता रहा है कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। एक तो टॉपिक पढ़ लिया, और यूपीएससी क्या, इतिहास को कैसे पढ़ना है, असल में ये वो टॉपिक है। सो जेम्स मिल जो है वो स्कॉटिश तो है, पॉलिटिकल फिलोसफर, 1870 में 3 वॉल्यूम बुक जो लिखी, उसने पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। और अगर आप देखेंगे मिल की ओपिनियन, ये मैंने पहले बढ़ा दिया, मिल की ओपिनियन, जेम्स मिल कहते हैं कि एशियन सोसाइटी, ये बहुत ही, ये वाला एरिया, इसको मैं 3 बार रेड रेड जोन लिख रहा हूं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एशियन सोसाइटी, एशियन यानी कि हम लोग, कहता है कि लोअर सिविलाइजेशन है, इन लोगों को कुछ नहीं पता। ये हमने उसने कंपेयर किया था, गाय, बकरी, बैल, ऐसे बोला था, बोला ये लोग बेकार हैं, इनको कुछ नहीं पता। और उसने ये कहा था कि ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में आए, तभी हिंदुस्तानियों और मुसलमानों को पता चला कि रूल कैसे करना होता है, क्योंकि हमारे आने से पहले सिर्फ लो कास्ट लोगों को लड़ाइयां और कुछ नहीं पता था। तो मिल ने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान को आगे तरक्की करनी है, तो उनको अंग्रेजों जैसा बनना पड़ेगा, जो वो बना के हमें चले गए। तो ये वाला पार्ट आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि इसने हमें क्रिटिसिज्म किया है। यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, यानी कि उलेचना। उलेचना ये किया है कि हम लोगों के लिए, हम लोगों को नीचा दिखाया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। इसीलिए जेम्स मिल को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऐसा कैसे वो कह के चला गया कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, जबकि हम ही से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ब्रिटिश के मुताबिक, उनके यानी कि जेम्स मिल कहता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है, अगर इंडियन हिस्ट्री कैन नॉट बी जस्टिफाई, अगर मैं एक बार, अगर अंग्रेज ना होते तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ ना होती। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, खराब है, गंदी है, बेकार है, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान है। लेकिन हम जब आप आए, हमने टेक्नोलॉजी साथ लाई, हमने एजुकेशन साथ लाई, सही, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऐसा कहना, सर फिर आपको इंडस सिविलाइजेशन पढ़नी चाहिए थी। तो जेम्स मिल ने यहाँ पे बहुत गलत बातें की, लेकिन हम लोगों को क्योंकि पढ़ना पड़ता है। अब आपको आंसर जब लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे इसका आंसर भेजेंगे, आंसर जो आप मुझे भेजेंगे वो भेजेंगे 7006208719। क्या आप जेम्स मिल की इस टिप्पणी से सहमत हैं या नहीं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? इसका आंसर मुझे लिख के भेजिएगा। उसके बाद, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट मॉडर्न। लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा भी कहा, कुछ ने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न डाइवाइड किया, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। इसमें हिस्टोरियन ये कहते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल बेकार है, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आज भी अगर देखेंगे यूपीएससी में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसको पीरियडाइजेशन मत कहो। ये कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है ना, मॉडर्न पीरियड मतलब टेक्नोलॉजी पीरियड, सबसे ज्यादा इसमें डेमोक्रेसी मिली लोगों को। यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो कहता है कि लोगों को पता चला कि कैसे सोचना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, उससे पहले कुछ नहीं पता था। Therefore this period is referred as a colonial। लेकिन हम इसी पीरियड को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पीरियड, लेकिन मुझे एक सवाल है आपसे, जब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पीरियड बहुत अच्छा है, तो आपको याद होगा जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, भले ही उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें दी, लेकिन याद करिएगा, हमसे
हमें उन्होंने गुलाम बना के रखा। अगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, अगर वो ये कहते थे कि मॉडर्न पीरियड सबसे अच्छा पीरियड है, इसमें लोगों को डेमोक्रेसी मिलती है, यहाँ लिखा हुआ है, पहले लोकतंत्र मिलता है, लेकिन उन्होंने हमें कभी लोकतंत्र नहीं दिया। हमें हमेशा उन्होंने नीचा रखा। तो ये बात साबित होती है कि जेम्स मिल गलत था। उसने ये कहा था कि लोगों को अगर सही तरीके की गवर्नमेंट मिलेगी, वो हिंदू मुस्लिम नहीं दे सकते, वो ब्रिटिश देगी। लेकिन ब्रिटिश के अंडर हम इतने साल रहे, लेकिन उन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत होती है। जेम्स मिल की ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बेटा थैंक यू सो मच। आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा कम कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये क्लास जो मैंने अभी ली, इसको ऑफिस तक पहुंचाने में मुझे 1 दिन लगता है, क्योंकि यहाँ नेट स्पीड बहुत कम है। शॉर्ट शॉर्ट करके भेज रहा हूँ कि आपका समय ज़ाया ना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये जो मैंने पढ़ाया है, ये सबसे मोस्ट मेरी ज़िंदगी का सबसे बदलने का तरीका, हिस्ट्री जो इतिहास जब मैं पढ़ रहा था, ये टॉपिक वो था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि मैंने इसको इतना टॉप तरीके से पढ़ा, इतना टॉप तरीके से पढ़ा कि आप कोई भी सवाल कर लें, मुझे पता है। लेकिन मैं इस टॉपिक को इस तरीके से समझा, इस पूरे ये जो चैप्टर है, इसको मैंने क्यों समझने की कोशिश की, क्योंकि यूपीएससी भी यही कहता है। मिडिवल पार्ट क्यों गलत है, मॉडर्न क्यों गलत है, एंशिएंट को क्यों बताया गया, कैसे हुआ, कैसे। तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम कीजिए कि भले ही ये छोटी वीडियो है, क्योंकि मैं छोटा छोटा करके वीडियो भेज रहा हूँ, कल भी आपको हर दिन रेगुलर वीडियो मिलेगी। अभी इस टॉपिक में काफी सारी चीजें हैं, आप देखिएगा, ये चीजें पढ़नी है हम लोगों को। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसी तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद शायद ये कल खत्म हो जाए। अगर आप टाइम देंगे तो मुझे लगता है ये टॉपिक आज ही खत्म करवा देता हूँ, थोड़े कल तक रखने की जरूरत नहीं है, या टॉपिक आज ही खत्म कर देते हैं। तो ये पूरी फुली क्लास दे देता हूँ, क्योंकि आप लग रहा है कि नहीं इसको टाइम लगेगा। नहीं कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये टॉपिक जल्दी खत्म हो, क्योंकि क्लास जितनी बड़ी होती है उतना देर से वहाँ पहुँचती है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कल फिर मिलूंगा आपसे। और आप तब तक ये वीडियो देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको। आंसर राइटिंग के थ्रू क्वेश्चन भेजिएगा, ऐसे लिख के नहीं, आंसर भेजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए वही है कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेज़ों की भागीदारी कितनी थी? क्या ये सही था कि हिंदुस्तान के इतिहास को 3 अलग-अलग वर्गों में बाँट के और ये कहना कि ब्रिटिश जो है वो सबसे सुपीरियर था? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पीडीएफ आपको प्राप्त अब नहीं होगा, क्योंकि क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हुई। जब ये क्लास पूरी कंप्लीट होगी तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यदि अगर आप कोई सवाल करना चाहेंगे तो कृपया करके जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बी सेफ एंड पालन कीजिएगा गवर्नमेंट की दी गई